पाकिस्तान के साथ जो सऊदी टर्की का बड़ा डिफेंस पैक्ट हुआ है दोस्तों, भारत और पीओके पर क्या असर होगा, इस लेक्चर वीडियो में आज हम जानेंगे। इन तीनों ने मिलकर के जो डिफेंस पैक्ट किया है, इसका भारत पर क्या असर है। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध करेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस से भारत में विलय करेगा, तो क्या ये दोनों कंट्री सऊदी अरेबिया और तुर्की भारत पे अटैक करेंगे। डिफेंस पैक्ट में तो यही लिखा है कि किसी एक पर अटैक, तीनों पे अटैक माना जाएगा। क्या ये एक इस्लामिक नाटो है दोस्तों, पूरा इस लेक्चर वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौतम जैन, मालवीय क्लासेस में आपका स्वागत है। आखिर क्या हुआ है सऊदी अरब तुर्की पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में। 7 अगस्त 2026 को मक्का में, जो सऊदी अरब में है, तुर्की और पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर भी अगर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य इन तीनों देशों के बीच सामूहिक प्रतिरोध क्षमता यानी कि कलेक्टिव डेटरेंस को मजबूत करना है। ये जो पैक्ट है ये दिखा रहा है कि तीनों देश अब आपस में मिल गए हैं। वर्ल्ड मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये है तुर्की या टर्की इसको कह दो, यहां पे है सऊदी और ये है दोस्तों पाकिस्तान। तो इन तीनों की तिगड़ी बन गई है। क्या ये एक इस्लामिक नेटो है दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट तो क्राइसिस में है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। किस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध, ये जो तनाव बढ़ा रहा है, उसके बीच में इस तरह का समझौता हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है, लेकिन नेटो जैसा पूर्ण सैन्य संगठन कहना यह अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसकी पूरी सैन्य प्रतिबद्धताएं सार्वजनिक हुई नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए क्या? पाकिस्तान को चाहिए उसके देश में जो भूखमरी है वो दूर हो। उसके लिए जो डिफेंस पैक्ट है जो सऊदी अरेबिया और तुर्की ने किया है, पाकिस्तान के लिए तो पूरा फायदा ही फायदा है। उसे पैसा मिल जाएगा, उसकी भूखमरी दूर होगी और सऊदी के शेख को मिल जाएगा पाकिस्तान का परमाणु इजराइल के अगेंस्ट। तो तीनों देशों की अगर हम ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास क्या ताकत है? वित्तीय ताकत तो नहीं है, अर्थव्यवस्था में तो चौपट देश है, वो बैंकक्रप्ट देश है, दिवालिया निकल चुका है। तो पाकिस्तान में क्या यहां पे ताकत है? पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ यहां पे ताकत है परमाणु प्रतिशोध की क्षमता। तुर्की के पास यह ताकत है कि उसके पास आधुनिक ड्रोन है, मिसाइल है, नौसैनिक और एरोस्पेस क्षमताओं के साथ एक बड़ा सैन्य ढांचा है। तुर्की एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, यह सबने देखा दोस्तों। तो ये जो पैक्ट कर रहा है, इससे भी क्या ही फर्क पड़ता है जब भारत के अगेंस्ट तुर्की काम कर ही रहा है। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे अच्छे से दिखा दिया कि तुर्की का साथ भी अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो ये बच नहीं सकता। इसके जो मंसूबे हैं भारत को हराने के, वो सपने में ही रह जाएंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक दिन भारत में जरूर विलय होगा और वैसे भी वो भारत का हिस्सा ही है। सऊदी अरब के पास है दोस्तों विशाल आर्थिक संसाधन, तेल से होने वाली आय और आधुनिक हथियार, यानी कि इस शेख का पैसा, तुर्की का एडवांस टेक, फायदा तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही है। बाकी यहां पे ये जो दोनों देश हैं, इनको इतना फायदा इस डिफेंस पैक्ट से नहीं है। ये इस्लामिक भाईचारे के नाम पर आसिम मुनीर ने किस तरह का घोल पिलाया है तुर्की को और सऊदी को, ये वो ही जाने दोस्तों। अब ये समझौता हुआ क्यों है और इस टाइम पर क्यों हुआ है? क्योंकि पश्चिम एशिया में हालिया संघर्षों ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया। हमने देखा कि किस तरह से ईरान का अपने पड़ोसी देशों पर हमला, ईरान क्या कर रहा है दोस्तों? सऊदी पर हमला कर दे रहा है। जो भी खाड़ी देश हैं, जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन सब पर हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के मेनलैंड पर तो हमला वो कर नहीं सकता, इतनी मिसाइल क्षमता ईरान के पास है नहीं। तो ईरान क्या कर रहा है? अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन पर हमला करके अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सऊदी अरब को ईरान समर्थित समूह से ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है और हालिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अधिकारियों को ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया और हुती जैसे समूहों से संभावित हमलों की चिंता है। हमने हाल ही में देखा दोस्तों, हुतीज ने अटैक किया। जो यमन में हुतीज हैं, वहां से अटैक होता है सऊदी पर। ओके, सऊदी पर हुतीज अटैक करते हैं। तो सऊदी को कोई ना कोई तो देश चाहिए जिसके पास परमाणु क्षमता हो, युद्ध का अनुभव हो। भारत से 3 बार पिटाई खा करके और सैकड़ों बार अलग अलग ऑपरेशंस में भारत से पिटाई खा करके पाकिस्तान को युद्ध अनुभव तो हो ही गया है। वो यहां पे सऊदी के लिए फायदेमंद हो सकता है और पाकिस्तान को दोस्तों भीख मिल जाएगी सऊदी से। इसलिए रियाद सिर्फ किसी एक बाहरी शक्ति की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहने के बजाय अपने क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारों को मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ यह समझौता इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसको ये कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डेटरेंस। क्या ये वास्तविक में कोई इस्लामिक नेटो है? सोशल मीडिया पे इस तरह से इस्लामिक नेटो की न्यूज उड़ रही है, लेकिन ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है इस्लामिक नेटो। नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? जो वास्तविक नेटो है दोस्तों, उसका आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सामूहिक सुरक्षा की भावना, यानी एक सदस्य पर हमला हुआ तो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और जो भी नेटो के देश हैं वो उस देश पे जो हमला करने वाला है उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन यहां पे ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये नेटो की तरह कोई विशाल संयुक्त कमांड संरचना नहीं है। पाकिस्तान
सऊदी की मिलिट्री पावरफुल नहीं है दोस्तों, तुर्की के पास एडवांस टेक हो सकते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री हम कह सकते हैं इनके इन दोनों की तुलना में ताकतवर है, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या, वो तो नेटो जितनी स्ट्रांग नहीं है ना। फिर उसके बाद तुर्की के एक अधिकारी ने इसे रक्षात्मक समझौता बताया है और यह भी कहा है कि किसी विशेष देश या क्षेत्र के खिलाफ नहीं है ये। यानी कि बेसिकली दोस्तों ये है कि भारत से और इजराइल से बचने के लिए यहां पे ये डिफेंस पैक्ट किया गया है। इसलिए परीक्षा और लेक्चर में से नेटो जैसा पूर्ण गठबंधन नहीं बल्कि सामूहिक रक्षा सहयोग का उभरता हुआ ढांचा कहना ज्यादा सटीक होगा। अब भारत के लिए बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया। लेकिन क्योंकि यहां पे पाकिस्तान का कब्जा है तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। एक टाइम आएगा जब ये कश्मीर में दोस्तों मिल जाएगा। इसके लिए मिलिट्री एक्शन तो पाकिस्तान के खिलाफ लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समझौते में क्योंकि पाकिस्तान शामिल है और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सीमा सुरक्षा को लेकर के लंबे समय से विवाद है। अब भारत के सऊदी अरब के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक संबंध है। भारत का सऊदी के साथ संबंध है दोस्तों। तुर्की और पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर में। तो तुर्की का पाकिस्तान के प्रति समर्थन भारत के लिए पहले से चिंता का विषय रहा है। खासकर तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन देता है। अब यदि सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के साथ अधिक गहराई से सहयोग करते हैं तो पाकिस्तान को कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसका अर्थ लेकिन यह मत समझ लेना दोस्तों कि सऊदी और तुर्की भारत के विरोधी बन गए हैं, यह नहीं होगा। इन देशों में इतनी यहां पे दोस्तों औकात नहीं कि भारत के अगेंस्ट ये किसी तरह का कोई मिलिट्री एक्शन ले। अगर मान लो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के भारत युद्ध करता है पाकिस्तान के साथ, तो आप ये मत समझ लेना कि सऊदी से एयरक्राफ्ट आएंगे या तुर्की से एयरक्राफ्ट आएंगे और भारत पे बॉम्बिंग करने लगेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अदरवाइज भारत इस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें देगा कि याद रखा जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है ना, तो समझौता यह कहता है कि तीनों में से किसी एक पर हथियारबंद हमला तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। लेकिन सार्वजनिक जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि हर परिस्थिति में ही ऐसा हो। क्या पता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाए, जो कि ये बाज आता नहीं आतंकवाद फैलाने से, और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मिलिट्री एक्शंस तो पाकिस्तान पर होना ही है। अब क्या सऊदी उसको बचाने के लिए आएगा या तुर्की आएगा, और वो भी भारत जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ? यदि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होगा तो इस समझौते के आधार पर यह कहना कि तुर्की और सऊदी भारत पर हमला कर देंगे, अभी यह सही नहीं होगा। वक्त बताएगा क्या होगा। वास्तविक प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि संघर्ष किसने शुरू किया। अगर पाकिस्तान की गलती होगी तो मैं आपको यहां पे कह सकता हूं दोस्तों, या कोई भी जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट आपको यही कहेगा कि इस तरह से भारत पे हमला ये नहीं करेंगे। यहां इस डिफेंस पैक्ट की बात आप छोड़ ही दो, जैसे कि ईरान ने कहा यह कागज का टुकड़ा है। आप एक्चुअल नेटो की बात करो। पोलैंड में किस तरह से रूस के ड्रोन इंट्रूजन करते हैं। क्या कभी नेटो ने रूस पे अटैक किया? क्यों नहीं किया दोस्तों। आप कहोगे सर रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं, क्या पूरी नेटो को तबाह होना है? बिल्कुल सही बात। क्या भारत एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है? अगर 3-4 देश भारत पे इकट्ठे अटैक करेंगे तो भारत किस तरह का रिस्पॉन्स कर सकता है, यह पूरी दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। भारत पूरा प्रिपेयर है दोस्तों। किसी भी तरह का कोई भी डिफेंस पैक्ट भारत को रोक नहीं सकता। क्या हो अगर मान लो भारत इजराइल के साथ इस तरह का डिफेंस पैक्ट कर ले, फिर क्या होगा? फिर क्या ये देश, फिर यहां पे ये जितने भी ये डिफेंस पैक्ट करके बैठे हैं सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, क्या पाकिस्तान की हवा टाइट नहीं हो जाएगी? तो भारत के लिए असली चिंता प्रत्यक्ष युद्ध से ज्यादा यह है कि पाकिस्तान को सैन्य, खुफिया, कूटनीतिक या लॉजिस्टिक समर्थन मिलने की संभावना है। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि तुर्की ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये जो हमारा भारत देश है ना दोस्तों, इसके पास दुश्मन ही दुश्मन है। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान है, फिर यहां पे चाइना के साथ तो हाल ही में ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि चीन के साथ हम एलएसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एलएसी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या? उसके बाद जो तुर्की की सपोर्ट मिल रही है उसका क्या? उसको भारत को टैकल करना बहुत जरूरी है। तो तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान, इनकी जो डिफेंस पैक्ट हुआ है दोस्तों, उस पर रणधीर जायसवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है, उनका भी यह कहना है यहां पर कि भारत इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। यानी कि भारत बहुत अच्छे तरीके से इसको अध्ययन कर रहा है और किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट आता है इससे रिलेटेड तो एमईए के द्वारा हमें अपडेट कर दिया जाएगा। अब पीओके और कश्मीर का क्या एंगल है? पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पीओके को लेकर कोई स्वतः सैन्य गारंटी समझौते में सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुई है। पीओके भारत का हिस्सा है। भारत पे कब्जा, इस पीओके हिस्से पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने। अगर भारत इसको लेने के लिए सैन्य अभियान स्टार्ट करता है तो सऊदी और तुर्की का आना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यह भारत का ही हिस्सा था। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इस समझौते की सामूहिक रक्षा व्यवस्था को सक्रिय करने की कोशिश करेगा। यही तो पाकिस्तान का गेम है कि भारत से बचा जाए। उधर यहां पे सऊदी इजराइल से बचने के लिए और तुर्की अपना कंट्रोल बनाने के लिए उस क्षेत्र में यह डिफेंस पैक्ट कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सऊदी और तुर्की अनिवार्य रूप से भारत के खिलाफ सीधे सैनिक भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वरना भारत का रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही अग्रेसिव होगा। इसलिए पीओके के संदर्भ में भारत की मुख्य चुनौती होगी पाकिस्तान
और तुर्की की डिप्लोमेटिक सपोर्ट और पॉसिबल सऊदी पॉलिटिकल लेवरेज। सऊदी भारत पे प्रेशर बना सकता है क्योंकि सऊदी के साथ भारत के अच्छे संबंध है दोस्तों। अमेरिका के लिए क्या मायने हैं? अमेरिका के तीनों देशों के साथ संबंध है क्योंकि तुर्की नाटो का भी मेंबर है। दूसरा, सऊदी के साथ अमेरिका के अच्छे व्यापारिक संबंध है। तीसरा, पाकिस्तान बहुत ही बड़ा चापलूस है अमेरिका का। तो अमेरिका को चिंता हो सकती है कि पश्चिम एशिया में एक ऐसा स्वतंत्र सुरक्षा ढांचा विकसित हो जाए जिसमें वॉशिंगटन की भूमिका अपेक्षाकृत कम हो। सो इसलिए अमेरिका संभव यह है कि इस गठबंधन को ईरान के खिलाफ उपयोगी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिए संभावित चुनौती दोनों नजरिए से देखेगा। चीन के लिए क्या मायने हैं? देखो दोस्तों, चीन के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि चीन का दोस्तों सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, इनके सबके साथ अच्छे संबंध है और पाकिस्तान चीन का जो सीपैक कॉरिडोर है, बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव है, उसको और बूस्ट मिलेगा। चीन की सबसे बड़ी चिंता जो है तेल की आपूर्ति और समुद्री व्यापार की सुरक्षा है। तुर्की भी चीन के लिए यूरोप और एशिया के बीच रणनीतिक भूगोल के कारण महत्वपूर्ण है। तो चीन को इससे बहुत फायदा है दोस्तों। ये जो डिफेंस पैक्ट है चीन के लिए काफी यहां पे फायदेमंद ये साबित हो सकता है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या असर होगा कि पश्चिम एशिया भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल, गैस की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर काफी निर्भर करती है। भारत अपना जो तेल है दोस्तों वो तो बाहर से मंगा रहा है ना, अपनी ऊर्जा की जो भी आपूर्तियां हैं वो तो बाहर से कर रहा है। तो सऊदी अरब भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदारों में शामिल है और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश तथा रणनीतिक संबंध भी महत्वपूर्ण है। यदि पश्चिम एशिया में इस नए सुरक्षा समीकरण के कारण संघर्ष बढ़ता है तो बिल्कुल यहां पे दोस्तों तेल की कीमतें बढ़ेगी। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और आम जनता को यहां पे अफेक्ट होगा क्योंकि दोस्तों तेल की कीमतें बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो आखिर में महंगाई भी बढ़ेगी जो आम जनता को परेशान करेगी। इसलिए इस क्षेत्र में, इसलिए जो मिडिल ईस्ट का एरिया है दोस्तों, यहां पे किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। भारत को अब ये रणनीति अपनानी चाहिए कि सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें। इजराइल के साथ भारत को भी कुछ डिफेंस पैक्ट पे काम करना चाहिए। तुर्की के साथ भारत को कूटनीतिक संवाद रखना चाहिए। अपने राष्ट्र हितों और कश्मीर पर अपनी स्थिति को मजबूती से रखना होगा और पाकिस्तान के मामले में भारत को पूरी सैन्य तैयारी, कूटनीतिक दबाव और आर्थिक और तकनीकी क्षमता तीनों को साथ लेकर चलना होगा। और भारत के जो मित्र देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई, जापान और अन्य साझेदारों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को भी संतुलित रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत किसी एक ब्लॉक में फंसना नहीं चाहता। भारत की जो पारंपरिक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की नीति है, यानी हम अपने निर्णय खुद लेंगे, भारत किसी के गुट में नहीं है। जहां भारत का पर्सनल इंटरेस्ट होगा वहीं भारत जाएगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि क्या भारत को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, भारत इनसे कभी भी नहीं डरेगा। भारत के खिलाफ सैन्य गठबंधन कहना, ये पहली बात तो भारत के खिलाफ ये कोई गठबंधन है भी नहीं और भारत अकेला ही इन तीनों के खिलाफ दोस्तों लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इन तीनों को कंपेयर कर लो, भारत की अकेली मिलिट्री को कंपेयर कर लो, भारत की मिलिट्री इन तीनों को ओवरपावर कर जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा पाकिस्तान को किस तरह से ब्रह्मोस के दम पर हमने घुटनों पे लाया, लेकिन भारत को इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि सऊदी इसके साथ है दोस्तों। सऊदी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं पीओके से रिलेटेड, लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो मजबूत था, है और रहेगा क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत इसको एक दिन वापस जरूर लेगा। तो अंतिम निष्कर्ष यह निकलता है कि यह भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, यह साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को जोड़ने वाला नया रणनीतिक समीकरण जरूर है। और अब भारत को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के ये जो त्रिकोण बना है ना, इस पे बहुत ही पैनी नजर रखने की जरूरत है। सो दोस्तों, आशा करता हूं मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाया। इसी तरह के और करंट अफेयर वीडियोस देखने के लिए मालवीय क्लासेस को विजिट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।